जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है और इसमें जो चीज़ें हम देखेंगे दैट वुड बी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स के ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो हम देखेंगे। वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इस लेक्चर में जाने से पहले ज़रा पिछले लेक्चर को हम ओवरव्यू लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पिछले लेक्चर में एक तो फॉर्मेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स की, कि रो और कॉलम्स की फॉर्म में जो चीज़ लिखी जाती है उसमें एक इसके रेक्टेंगुलर शेप में, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके अंदर फिर ये बताया था कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एम रोज एन कॉलम्स, और उसका ऑर्डर एम इंटू एन, यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो हमने किया था। उसके बाद हमने इसकी पर्पस और एप्लीकेशन देखी थी कि मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इसका क्या पर्पस होता है। और आमतौर पे कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक मिसाल दी थी कि जब डाटा स्टोरेज की बात आती है, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो या आम आप ज़िंदगी में कहीं रखें, तो आप किसी फॉर्मेशन के तहत ही रखते हैं चीज़ों को। तो उस सूरत में आपके जो लेआउट्स बनते हैं वो मल्टीवेरिएबल डाटा के केस में आपको उसको रोज और कॉलम्स में किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए ये उसकी कुछ एप्लीकेशंस हमने देखी थी। फिर उसके बाद देखने के बाद हमने कुछ उसकी टाइप्स देखी थी कि मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जो काफ़ी आपने देखी, सिंगुलर और आइडेंटिकल और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वो सारा उस लेक्चर में मौजूद है। और एंड पे हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर सिंपल उसने कहा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज ने, और ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे बताते हैं। और एंड पे एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके अंदर हमने किसी कंडीशन के तहत उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखना था और फिर वो मैट्रिक्स डेवलप करना था। तो ये हमारा जो इससे पहले लेक्चर था। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वो लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आगे मैट्रिक्स के लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर वो टर्म्स जो हमने पहले लेक्चर में मैट्रिक्स के पढ़ी वो इस्तेमाल होंगी। तो ये इसका लुब्बे लुबाब था अभी तक जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कब पॉसिबल होती है, सब्ट्रैक्शन क्या कंडीशन हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, और डिवीजन कब पॉसिबल होती है, ठीक है, या नहीं होती, जो भी उसकी सिचुएशन है। उसके लिए आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, उसको क्या मतलब है उसका, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, कैसे ऐड किए जा सकते हैं दो मैट्रिक्स, और क्या कंडीशन है जिसके तहत ऐड किए जाएंगे। सब्ट्रैक्शन की भी इसी तरह कोई कंडीशन होगी जिसके तहत वो सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए क्या रूल है, किसके तहत क्या चीज़ हो तो वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि जो इक्वेशंस आपको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उससे वापस मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे आते हैं, और मैट्रिक्स से वापस उस इक्वेशन की फॉर्म, उस सेट ऑफ इक्वेशंस में कैसे जाते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारे आज के लेक्चर की चीज़ें होंगी। तो हम वन बाई वन इन पे आते हैं, देखते हैं। जी सबसे पहले जी इक्वलिटी से मुराद ये है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होंगे सिर्फ उसी सूरत में जब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। एक बात, यानी अगर पहला मैट्रिक्स 2x3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x3 का ही हो, ठीक। और दूसरे के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी अगर पहले मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है तो दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 उसी जगह पे लिखा हो। तो सादा सी बात है कि असल में ये दो मुख्तलिफ मैट्रिक्स ना हो, हूबहू एक जैसे एक ही मैट्रिक्स हो, ठीक है। मसलन अगर मैं कहूँ कि एक मैंने रेड मार्कर से मैट्रिक्स लिख दिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, और दूसरा ब्लैक से लिख दिया तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये इनमें से फर्क कलर के लिखने का है ना, बाकी तो एलिमेंट्स और मैट्रिक्स के रो कॉलम वही हैं, तो ये बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ये इसका मतलब है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है, कंडीशन है कि उसके ऑर्डर मैट्रिक्स के सेम हो,
यानी अगर 2x3 का मैट्रिक्स है पहला और वो ऐड होने जा रहा है दूसरे मैट्रिक्स बी में जिसका ऑर्डर भी 2x3 होना चाहिए, अगर उसका ऑर्डर 3x2 हो गया तो उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट चाहिए। और ये देखें दूसरी बात भी वही है कि हर एलिमेंट को अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव से मुराद कि आप अगर ए मैट्रिक्स को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे चीजें आएंगी। और एसोसिएटिव से मुराद है कि अगर ए और बी को मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और उसके जवाब को सी मैट्रिक्स में ऐड करें, या ए को छोड़ दें बी और सी को पहले ऐड करके वापस ए में ऐड करें, तो ये एसोसिएटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल वही कंडीशंस हैं जो एडिशन के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये एक दूसरे की जी मिलती जुलती फॉर्म है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। तो ऑर्डर सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। हाँ, ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब वो तो कम्यूटेटिव थी ना कि आपने 2 को 3 में जमा करें तब भी देखें जवाब 5 आता है, 3 को 2 में जमा करें तब भी जवाब 5 आता है, आप 3 में से 2 माइनस करें जवाब 1 आता है, 2 में से 3 माइनस करें जवाब -1 आता है, तो ये कम्यूटेटिव तो ना हुआ ना। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। कम्यूटेटिव से मुराद कि अगर उसकी प्लेस चेंज करके जवाब निकालें और वो जवाब ना बदले तो वो कम्यूटेटिव होगा, इस तरह वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर नंबर से, उसके लिए मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि मसलन अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप बाय से 7 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक नंबर को, तो 7 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, तो जवाब आ जाएगा 7 14 21 28। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई इस तरह होगा, ठीक है। नंबर नॉट अ मैट्रिक्स। जो स्केलर होता है वो एक नंबर होता है, ठीक है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, वो कम्यूटेटिव है, आप वो नंबर को 7 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को 7 से, बात एक ही है। एसोसिएटिव में भी यही कॉन्सेप्ट होता है जी। उसके बाद है जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि देखें एडिशन के लिए तो जब आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करें तो उनका ऑर्डर वही बनेगा जो असल 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मतलब अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2+3 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2+3 है, जब आप a प्लस बी ऐड करके सी मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ऑर्डर भी 2+3 होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पहला मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज हैं R1 उनकी तादाद और दूसरे में कॉलम्स हैं, और एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर B जिसके अंदर R2 और R3 उसके रोज कॉलम्स हैं, तो अगर वो पहले बात है वो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, अगर पहले के नंबर ऑफ रोज जो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी ये जो C1 है और दूसरे के नंबर ऑफ रोज ये जो C2 है, अगर इनकी तादाद आपस में बराबर हो तो तब ये आपस में मल्टीप्लाई होने के अहल होंगे, काबिल होंगे, वरना ये काबिल नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और दूसरी बात अब आप देखें, इनकी काबिलियत, मल्टीप्लिकेशन की काबिलियत को चेक करने के लिए क्या देखना है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद, तो ये तो उसकी मल्टीप्लिकेशन की काबिलियत को चेक करना है। लेकिन ये देखना है कि जब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनका ऑर्डर क्या बनेगा। तो वो जो पीछे 2 चीजें बच गई हैं ना, ये R1 और ये इधर से R2, ये उनका मैट्रिक्स बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने के लिए पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसमें उतने रोज होंगे जितने पहले मैट्रिक्स की रोज थी और उतने कॉलम्स होंगे जितने दूसरे के कॉलम्स थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा नए मैट्रिक्स का, देखें R1 इंटू C2, ये जो मैंने लिख दी है, ठीक। अब यहाँ पे देखें एक मिसाल वो दे रहा है कि ये 2 आपके पास मैट्रिक्स हैं। अब ए के अंदर, अब वो कहते हैं A क्रॉस B फाइंड करें अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड करें। तो ये पॉसिबल कब होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, चूंकि A पहले आ रहा है B बाद में आ रहा है, तो A हमारे लिए पहला मैट्रिक्स है। अब हमने इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं कितने हैं,
तो कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए पहले मैट्रिक्स के। और बी में क्या देखनी है, इसकी रोज कितनी है 1 2 3, तो ये 3 है। तो अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो गए हैं। इनके बराबर होने की वजह से आप क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये अभी हमने ये चेक किया कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब दूसरी बात कि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके कितने रोज और कितने कॉलम जवाब में बनेंगे। तो जो चीज़ें छोड़ दी हैं वो क्या छोड़ी हैं, इसकी 2 रोज हैं और उसके 4 कॉलम्स हैं। तो जो जवाब बनेगा ना मैट्रिक्स आंसर के तौर पे, उसके जवाब में 2 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मेशन आप नीचे देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में कि ये आपने इस पूरी रो को, आपने इस पहली पूरी रो को उठा के इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस आएगा, -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस आएगा, 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस आएगा। तो ये आप देख सकते हैं 1 × 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये माइनस उसने बाहर निकाल दिया, असल में यहाँ प्लस और ब्रैकेट में -2 लिखना चाहिए। सो -2 × -3 प्लस 3 × 6, तो ये सॉल्व होके आपके मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट 25 बन जाएगा। फिर यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये जो रो है। फिर हम क्या करेंगे, इसी रो को, ये जो दूसरा कॉलम है, सॉरी ये जो कॉलम है दूसरा, इस कॉलम से इस पहली रो की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्या होगी 1 - 8 × 1 × -8 -2 × 6 3 × 5। तो ये आप देख सकते हैं ये हुआ सारा, और हाँ जवाब आ गया -5। तो ये आपके पास ये आ गया। इस तरह जब ये एक दफ़ा पूरी पहली रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जवाब की पहली रो बनती चली जाएगी। इस तरह जब दूसरी रो इन तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो जवाब की दूसरी रो बनती जाएगी। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि अब इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, ऑर्डर हो गया 2 × 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के अहल था, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है जनाब, तो ये आपने इसकी जनरल फॉर्म देखी। अब इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो शुरू में डिस्कस हुई है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। कम्यूटेटिवली एडिशन यानी a + b करें या b + a करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें एसोसिएटिविटी है कि आप a + b + c को पहले ऐड करें, जवाब को फिर a में ऐड कर लें, या a + b ऐड कर लें और फिर c में ऐड कर लें, ये मतलब है। एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके बाद में a से मल्टीप्लाई करें, या एक नंबर छोड़ दें, पहले एक को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और बाद में वो नंबर जो पहला है वो अंदर मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। फिर ये आप देख सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मज़ीद इनकी डिटेल्स जो हैं वो आप बुक के पेज नंबर 356 से 368 पे जाके आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ना है। ठीक है जी, अब हम आगे एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं जी। तो एक्सरसाइज में हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि वो कह रहा है सिंपल कि जो यहाँ पे परफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस व्हेन एवर पॉसिबल, जो ये ऑपरेशंस कहे हैं वो कह रहे हैं आप इसमें परफॉर्म कर दें। अब ये जैसे देखें 2 मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं, लेकिन माइनस से पहले यहाँ पे बाहर एक माइनस लगा हुआ है। ये तो पहले क्या होगा, ये माइनस इस मैट्रिक्स के अंदर साइन चेंज करेगा सबके। जब ये साइन चेंज हो जाएंगे तो अब इनके मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो ये माइनस भी हो सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट को हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया जी। अब ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये आपके सामने 3 मैट्रिक्स हैं, ये आगे ये दूसरा प्लस हो रहा है और अगला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है। तो एट अ टाइम तीनों को आप एक ही फ्लो में सॉल्व कर सकते हैं, यानी 5 ± -6 और फिर -−+10। तो ये एलिमेंट और ये -10, इन तीनों को जब आपने किया ऐड तो ये यहाँ आ गया। इस तरह हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये ऐड होता जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 9 -15 -9 और 18 इसका आंसर आ गया। ये इसमें कोई नंबर नहीं है, ये इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है। अदरवाइज ये 3K है और आगे मैट्रिक्स है -2K और ये मैट्रिक्स है। तो पहले तो ये कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हर एलिमेंट से 3K को मल्टीप्लाई कर दें। अगर खाली 3 होता तो तब भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होता। तो ये 3K जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया
उसके बाद 2 के मल्टीप्लाई हुआ तो हर एलिमेंट के साथ 2k आ गया। अब ये होने के बाद -3ak और दरम्यान में -2ak, तो ये देखें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो रहे हैं। तो जब सॉल्व किया तो -3ak -2ak -5ak, फिर 3bk -2bk, तो ये माइनस किया तो 1bk, तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये उसी तरह ये पहले ये 8 अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा और 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 3 सिंपल मैट्रिक्स हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। सो 7 -32 + 6, फिर 5 -24 ± -48, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने देखना है ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। हमने क्या देखा था कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। तो पहले में कितने कॉलम्स हैं, 1 2, दूसरे में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इसमें आपस में इक्वल हैं। ठीक है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के, तो इससे क्या पता चला कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जब इनका जवाब आएगा वो क्या आएगा, 1 × 1 जो बच के, इसके जवाब में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी रो पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब पूरी रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई और दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई और दरम्यान में प्लस, तो क्या होगा 7 × 4 ये और प्लस -3 × 8, तो 7 4 से 28 और -24 ये -4 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अब आप देखें कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रोज अगले के 3 है। तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स 3 नंबर ऑफ रोज ये आपस में इक्वल है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इसके पूरी इस रो को आपने पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसी तरीके से इसका जो ऑर्डर है वो 1 × 1 ऑर्डर का आंसर आया। ये इसी तरह अल्फ़ाबेट्स में है a b x y, तो क्या हो जाएगा ax + by, सिंपल। इस तरह ये 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसका ऑर्डर 1 + 1 इसलिए रहेगा कि इसके अंदर न इसमें रो 1 है और इसमें कॉलम 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 17 है जी, इसको देखें। अब इसके अंदर आप देखें तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जो इनका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो जवाब का जो ऑर्डर आएगा वो 2 + 2 होगा। यानी इसी तरह का एक मैट्रिक्स आएगा। तो अब पहले क्या होगा कि हम इसको पहले इस पूरी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूं ये लिख देंगे ये वाला। फिर इस पूरी रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऐसा लिख देंगे। फिर इस दूसरी रो को इस पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा और इस आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इनका सोल्यूशन आ जाएगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं और इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन जो इसका जवाब आएगा उसके अंदर इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी पूरी रो अगले तमाम कॉलम तक चलती जाएगी और अपनी अपनी जगह पे ये पहले पूरी रो बनती जाएगी। फिर दूसरी रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये एक रो बन जाएगी। फिर तीसरी रो इस कॉलम से दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये रो बन जाएगी और इनको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ें, आसान सी। इसी तरीके से अगर ये उसी से मिलता जुलता है कि इसके अंदर 2 कॉलम्स और इसकी 2 रोज है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो a11 × x1 + a12 × x2, फिर a21 x1 a22 x2, तो इस तरह ये प्लस दरमियान में आ गया और हमने इसको यूं लिख दिया। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर कोई इतनी वो बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि सवाल में वो क्या जी। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें पहले में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसमें 4 रोज हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ रोज के बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल इसका जवाब है। जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता उसको बाई फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, नहीं हो सकता तो बता दें कि इस वजह से नहीं हो सकता। ठीक जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि री राइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये 2 + 2 सिस्टम ऑफ एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब ये है
कि आप इससे ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसके साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, x के साथ, ठीक है, ये यहाँ से ठहरें इसको ये 1 लिखा हुआ है। तो ये जो 1 और -3 है ना, ये असल में मैट्रिक्स की रोज हैं, और जो आगे ये x और y हैं ये से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आगे एक मैट्रिक्स का कॉलम है। तो ये पहली, और आगे जो नंबर लिखा है वो 15 है, आपस में इक्वल है। तो क्या होगा 1x - 3y = 15, तो ये असल में ये बन जाएगा। और दूसरे में ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये दोनों ये 2 और 3 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y - 10। तो ये इन सवालों में सिर्फ ये प्रैक्टिस हो रही है कि आपने इक्वेशन से मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे लिखनी है। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में आपने इन्हीं इक्वेशंस को थ्रू मैट्रिसेस सॉल्व भी करना है, ठीक है। और आपको याद होगा जब आप गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हम फॉर्मेशन लिख के तो फिर आगे चलते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 में भी ऐसे ही है, ठीक। ये ज़रा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 41 में जी ये 3 इक्वेशंस हैं। तो क्या हो गया ABDEGH ये मैट्रिक्स बन गया, और x1 x2 हर एक में है तो ये वाला कॉलम मैट्रिक्स बन गया, और आगे CFI ये आपके पास आ गया। इस तरह 42 क्वेश्चन में भी सिमिलर है, लेकिन उसको पहले हमने क्या किया कि जो यहाँ पे मिसिंग है उनको 0 के साथ लिख लिया। AX1 + BX2 + CX3 + DX4 + EX5 = F। इसमें x1 से x5 सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें x1 के बाद x2 नज़र नहीं आ रहा, x4 नज़र नहीं आ रहा। तो हमने उसको करने के लिए +0x2 खुद से लिख लिया, +0x4 खुद से लिख लिया, ताकि हमें एलिमेंट उठाने में आसानी हो। तो एलिमेंट्स क्या हुआ है ABCDE ये पहली रो बन गई, और G0 -H 0 और I ये रो बन गई। अब सब के अंदर x1 x2 x3 x4 x5 है, तो ये वो कॉलम आ गया, और आगे FJ जो है वो आपके पास ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें सिंपल कह रहा है कि ये वेरीफाई करें। ये बड़ा सिंपल सा आसान से सवाल है। A × BC = AB × C। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और ये एसोसिएटिव, ये भी उसी तरह की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये दोनों एसोसिएटिव हैं। अब यहाँ पे देखें A × BC लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, ये A मैट्रिक्स बाहर रखा, पहले B और C को मल्टीप्लाई किया। ये पूरा मल्टीप्लाई करने का वही मैकेनिज्म है जो हम पहले कर चुके हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 11, 15, 24 और 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली, जिसमें पहले A B को मल्टीप्लाई करना था, फिर C बनाना था। तो हमने क्या किया कि पहले हमने A और फिर B इन दोनों को लिखा, इनको मल्टीप्लाई करके तो आपका मैट्रिक्स का जवाब बना 9, 2, 16 और 8। फिर आगे से वो C चलता आ रहा है साथ 1, 1 और 1, 3। फिर जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर वही आया 11, 15, 24, 40, 11, 15, 24, 40। तो ये न्यूमेरिकली इनके आंसर सेम आने से साबित हो गया कि आप A को B C के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें या A B के प्रोडक्ट को C से मल्टीप्लाई करें, जवाब सेम आएगा। तो ये इसका जवाब था। इसी तरह इसका जो B पार्ट है वो ब्रैकेट के अंदर वाले पहले जमा कर लें और फिर बाद में उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर 12, 7, 23, 23 आ जाएगा। या क्या करें कि A B और A C को अलग-अलग मल्टीप्लाई करते जाएं अपने तौर पे, ये अलग ये अलग, ठीक है। ये दो अलग लिखे हैं हमने और ये दो हमने अलग लिखे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये दो हर एक का अपना अपना आंसर आया। उनको जब हमने जमा किया तो हमारे पास 12, 7, 23 और 23 आ गया। और ये वेरीफाई हो गया कि आप दो मैट्रिक्स को जमा करके बाद में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या दो को अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर जमा करें, तो ये बात दोनों में एक ही बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी ये एक्सरसाइज थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिएगा और जो ऊपर बुक की रेंज बताई है पेजेस की वो पढ़िएगा। इसको मैं एक दफ़ा जर्नल सा दोहरा देता हूँ, ठीक, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें देखी हैं, ठीक। ये उनके रूल्स हैं कि इक्वलिटी होगी तो क्या होगा, एडिशन कब हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस, और ये ऑर्डर का हिसाब मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। ये पूरा एक टेबल की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। फिर ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं में से अभी अभी हमने देखें तो इनसे मिलती जुलते कुछ एक दो क्वेश्चंस भी किए थे जी। ये वाले दो क्वेश्चंस, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने दो क्वेश्चंस जो हैं वो अभी किए थे, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास नीचे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो भी हमने कंप्लीट किए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़नी होगी वो इंशाल्लाह क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद क्रैमर रूल क्या होता है ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने की वजह ये होगी कि हम पहले देखेंगे कि इसके ऊपर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, और फिर क्रैमर रूल, ये क्रैमर मैथमेटिशियन था, उसने एक रूल दिया था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे गाशियन ने अपना एक रूल दिया था। तो ये रूल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छे तरीके से लेक्चर पढ़िएगा, क्वेश्चन एक दफ़ा सारे खुद कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।